अब तक आपने देखा रानी मृणालिनी अर्जुन की मृत्यु मानकर भी हर शाम उसके स्मारक पर दिया रखती रहीं। तभी संदेश मिला कि अर्जुन धुएं में खत्म नहीं हुआ। वीरभद्र रानी को गुप्त गुफा आश्रम तक ले गया जहां अर्जुन जीवित था और उसने बताया कि विद्रोहियों को महल के मोहर खाने से मदद मिली थी। रानी ने सोमदेव को पकड़ा, पर दरबार दो हिस्सों में बंट गया और पड़ोसी राज्य के दूत बिना बुलाए दबाव बनाने आ पहुंचे। इसी बीच सोमदेव ने संकेत दिया कि असली साजिशकर्ता राजा के सबसे करीब है। अंत में प्रधान सलाहकार ने नकाब उतार दिया और दरबार के बीच राजा पर ही भाले उठवा दिए। रानी आगे खड़ी हुई और घायल अर्जुन फिर ढाल बनने को उठा। अब आगे की कथा। दरबार की मशालें एक साथ फड़फड़ाई, जैसे हवा ने भी फैसला कर लिया हो कि आज किसी का झूठ जलेगा। प्रधान सलाहकार की तलवार धीरे धीरे बाहर आई। उसकी धार पर रोशनी ऐसे तैर रही थी जैसे चांद का टुकड़ा। राजा आनंद वर्मा सिंहासन से उठे नहीं, लेकिन उनकी पीठ सीधी हो गई। आंखों में थकान के पीछे छुपा पुराना राजा लौट आया। रानी मृणालिनी उनके आगे खड़ी थी, बिना कवच, बिना ढाल, सिर्फ अपने शरीर से एक दीवार बनाती हुई। और अर्जुन, जो अभी कुछ देर पहले तक वैद्य के कक्ष में लेटा था, अब एक घुटने पर टिककर तलवार थामे था, जैसे पुल फिर सामने हो और धुआं फिर उठ रहा हो। प्रधान सलाहकार ने बहुत शांति से कहा कि आज अगर राजा ने उसकी बात नहीं मानी तो ये महल सुबह तक दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्से में राजा और उसका जर्जर राजकाज, दूसरे हिस्से में नया समझौता, नया गठबंधन, नया सहारा। उसकी आवाज में मधुरता थी, पर वो मधुरता वैसी थी जैसे जहर को शहद में घोल दिया गया हो। राजा ने उसे पूछा कि वो किसके नाम पर यह नया ला रहा है। प्रधान सलाहकार ने मुस्कुराकर कहा कि राज्य किसी एक का नहीं, चालाक लोगों का होता है, और चालाक लोग भविष्य को पकड़ते हैं वर्तमान की गर्दन से। रानी ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा कि भविष्य जनता बनाती है, दरबार की गुप्त बैठकें नहीं। प्रधान सलाहकार ने रानी की तरफ देखा और कहा कि महारानी को राजनीति की भाषा नहीं आती, उन्हें सिर्फ भावनाओं की भाषा आती है। उसने बहुत हल्की हंसी के साथ ये भी जोड़ दिया कि भावनाएं ही तो आज तक उनका सबसे बड़ा दोष रही हैं। ये ताना रानी के भीतर उतरना चाहता था, पर रानी ने उसे भीतर घुसने नहीं दिया। उसने बस कहा कि अगर भावनाएं दोष हैं तो राज्य में इंसान नहीं, पत्थर चाहिए, और पत्थर तो पहले ही बहुत हैं, सिंहासन, दीवारें और कब्रें। इसी बीच राजा के आसपास खड़े कुछ सैनिकों ने अपने भाले और आगे किए। उनके चेहरे कठोर थे, लेकिन आंखों में हिचक भी थी, जैसे वे खुद नहीं जानते कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। राजा ने भारी आवाज में कहा कि वो उन्हें उनका सैनिक धर्म याद दिलाना चाहते हैं। एक जवान सैनिक ने दांत भींचकर कहा कि उसका धर्म अब उस आदमी के साथ है जो तनख्वाह और भविष्य की सुरक्षा दे रहा है। राजा ने उसका नाम पूछा। सैनिक ने नाम बताया तो राजा की आंखें एक पल के लिए झपकीं। वो वही था जिसे राजा ने पिछले साल पुरस्कार दिया था। राजा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक पुरानी चोट खुल गई। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहा कि सैनिक धर्म तनख्वाह से नहीं, वर्दी से बंधता है। प्रधान सलाहकार ने ठंडी हंसी में कहा कि वर्दी भी तो महल ही देता है। अर्जुन ने कहा कि वर्दी महल देता है, पर वचन आदमी खुद देता है। फिर उसने अपनी सांस को काबू में करके आगे कहा कि जिसने विद्रोहियों को नक्शे दिए, जिसने मोहर का दुरुपयोग किया, जिसने पड़ोसी दूतों को आज रात की खबर पहुंचाई, वो सब इसी सलाहकार की छाया में हुआ। उसने ये भी कहा कि सोमदेव गवाह है और खुद उसके घाव इस बात के गवाह हैं कि पुल सिर्फ लकड़ी का नहीं था, पुल भरोसे का था, जिसे भीतर से काटा गया। प्रधान सलाहकार ने तुरंत संकेत किया। दो सैनिक सोमदेव को घसीटते हुए आगे लाए और उसके गले पर तलवार टिक गई। सलाहकार ने राजा से कहा कि देखिए, गवाह का जीवन एक उंगली के इशारे पर है। अगर राजा ने आज्ञा मानी तो गवाह बच जाएगा, अगर नहीं मानी तो यह सच भी यहीं कटकर गिर जाएगा। सोमदेव रो रहा था, पर उसकी रोने में पछतावा कम और डर ज्यादा था। वो बार बार कह रहा था कि वो सिर्फ मोहरा था। राजा ने ठंडी आवाज में कहा कि मोहरे भी शतरंज में रंग चुनते हैं, और उसने गलत रंग चुना। रानी ने अचानक समझ लिया कि ये खेल दरबार तक सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य के दूत बाहर थे, उनके सैनिक महल के पास थे, और भीतर के आधे पहरेदार बिक चुके थे। अगर आज रात महल टूट गया तो सुबह तक शहर में अफरा तफरी होगी और बाहरी सेना शांति के नाम पर भीतर घुस जाएगी। ये वही घड़ी थी जब रानी को अपने मोह और अपने भय के बीच से एक तीसरा रास्ता चुनना था, निर्णय का रास्ता। उसने राजा की तरफ देखकर कहा कि अगर राजा अनुमति दे तो वो जनता के सामने सच का दीपक जलाना चाहती है, यहीं इसी रात। राजा ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तरह देखा।
उस नज़र में प्रश्न था कि वो कैसे करेगी। रानी ने कहा कि महल के बाहर मंदिर की घंटियां अभी भी बज सकती हैं, और जब घंटियां बजती हैं तो लोग जागते हैं, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, खबर के लिए भी। प्रधान सलाहकार ने यह सुनकर कहा कि महारानी को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वो रोक कर दिखाए। सलाहकार ने हाथ उठाया और 2 सैनिक आगे बढ़े, पर रानी ने कदम पीछे नहीं किया। उसने अपने गले से राज चिन्ह वाला छोटा हार निकाला और ऊंची आवाज में कहा कि वो अभी भी राज्य की रानी है, और जो उसे छुएगा वो सीधे राजद्रोह में गिना जाएगा। सैनिक ठिठक गए। उनकी आंखों में डर था, राजा का डर नहीं, मुहर का डर, उस पुराने नियम का डर जिसे वे बचपन से सुनते आए थे। यही नियम साजिश के बीच भी एक आखिरी रस्सी बन गया। अर्जुन ने मौका देखकर कहा कि अगर वे सत्य का दरबार चाहते हैं तो उसे महल के चौक में ले जाएं, जहां हर सैनिक और हर नौकर देख सके कि कौन राजा के साथ है और कौन गद्दार के साथ। प्रधान सलाहकार ने हंसकर कहा कि चौक में तो भीड़ होगी, और भीड़ का मन पल भर में बदलता है। अर्जुन ने कहा कि इसीलिए तो भीड़ जरूरी है, क्योंकि चुप्पी में गद्दारी पलती है, आवाज में नहीं। राजा ने अचानक आदेश दिया कि दरबार चौक में लगेगा, अभी। उसके शब्द में वो पुराना अधिकार था जो बीमारी ने ढका जरूर था, मिटाया नहीं था। कुछ वफादार प्रहरी आगे आए। प्रधान सलाहकार की आंखें पहली बार सिकुड़ी। उसे लगा कि राजा मरने से पहले भी दहाड़ सकता है। चौक में मशालें जली। महल का विशाल आंगन रात में भी विशाल ही था। पत्थर का फैलाव, बीच में जलकुंड, किनारों पर स्तंभ और ऊपर बालकनियों पर खड़े डरते उत्सुक चेहरे। घंटियां बजाने का आदेश गया और महाकाल मंदिर की दिशा से धुनकती आवाज उठी। शहर में लोग उठने लगे। कुछ समझे कि कोई उत्सव है, कुछ समझे कि कोई खतरा है। और जब खतरा होता है तो आदमी अपने दरवाजे बंद नहीं करता, वो पहले झांकता है। रानी ने बालकनी के पास खड़े होकर देखा कि नीचे चौक में सैनिकों की पंक्तियां बन रही हैं, कुछ वफादार, कुछ गद्दार, कुछ असमंजस में। प्रधान सलाहकार भी वहां आया, जैसे सबके सामने अपना खेल जीतना चाहता हो। उसने दूतों की दिशा की तरफ एक नजर फेंकी, मानो संकेत दे रहा हो कि समय कम है। राजा को सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठाया गया, पर वो कुर्सी अब सिर्फ बैठने की नहीं, न्याय की थी। सोमदेव को बीच में लाया गया, उसकी तलाशी ली गई। उसके पास वही मोहर की छोटी थैली निकली जिस पर राज चिन्ह था, लेकिन उस पर राजा की मंजूरी नहीं, सलाहकार की छाया थी। राजा ने आदेश दिया कि सोमदेव बोले। सोमदेव पहले कांपा, फिर उसने कहा कि सलाहकार ने उसे लालच दिया था, सोने का लालच, पद का लालच, और डर भी दिया था कि अगर उसने मना किया तो उसकी बहन को महल से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसने बताया कि नक्शे उसने दिए, संदेश उसने पहुंचाए और विद्रोही सरदार से मुलाकात भी उसने ही करवाई, पर सब सलाहकार के आदेश पर। प्रधान सलाहकार ने शांत स्वर में कहा कि सोमदेव झूठ बोल रहा है, वो खुद को बचाने के लिए किसी बड़े आदमी का नाम ले रहा है। उसने ये भी कहा कि अर्जुन, जिसे मर जाना चाहिए था, अब अपनी जान बचाने के लिए महल की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाल रहा है। ये कहते हुए उसने अर्जुन की तरफ उंगली की, जैसे अपराधी दिखा रहा हो। अर्जुन ने अपनी कमजोरी को छिपाते हुए कहा कि वो प्रतिष्ठा नहीं गिरा रहा, बल्कि उस छेद को दिखा रहा है जिसमें से राज्य की हवा निकल रही है। फिर उसने कहा कि अगर सलाहकार निर्दोष है तो वो बताए कि पड़ोसी दूतों को आज रात महल की हालत की खबर किसने भेजी। सलाहकार पल भर चुप रहा, बस पल भर, लेकिन उस पल भर ने भीड़ के मन में एक कांटा डाल दिया। रानी ने वहीं से आवाज दी कि दूतों की धमकी का मतलब है कि किसी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि महल भीतर से टूटेगा। उसने कहा कि यह भरोसा कोई बाहरी आदमी नहीं दे सकता, यह भरोसा वही दे सकता है जो महल की नसें जानता हो। और महल की नसें सबसे ज्यादा किसके हाथ में थीं? वही प्रधान सलाहकार, जो दवाओं से लेकर मोहर तक सब पर हाथ रखता था। ये वाक्य सुनकर चौक में खड़े कई नौकर और छोटे अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। वे जानते थे कि सलाहकार कैसे हर काम में घुसा रहता है, कैसे वो हर दरवाजे पर अपनी परछाई छोड़ देता है। प्रधान सलाहकार ने तभी आखिरी चाल चली। उसने अपने साथ के गद्दार सैनिकों को संकेत दिया और अचानक राजा की कुर्सी की तरफ भाले बढ़े।
उसी पल दूतों की दिशा से भी शोर आया। बाहर सैनिकों की टापें तेज हो गईं। मतलब साफ था, भीतर हत्या होगी, बाहर प्रवेश होगा। ये वही क्षण था जब रानी के भीतर का मोह आखिरी बार परीक्षा में आया। उसे अर्जुन की ओर देखना था या राजा की ओर? उसने दोनों की ओर देखा और उसने फैसला किया कि आज वो किसी एक आदमी की नहीं, पूरे राज्य की रानी बनेगी। उसने कलाई से अपना कंगन उतारकर नीचे फेंका। वो कंगन टूटकर पत्थर पर बजा। ये एक गुप्त संकेत था, महल के पुराने वफादार पहरेदारों के लिए। उसी संकेत पर जो गुप्त प्रहरी अब तक स्तंभों के पीछे छिपे थे, एक साथ निकल आए। उनके हाथों में धनुष थे और उन्होंने भालों की पंक्ति पर तीर साधे। साथ ही राजा के पुराने सेनानायक, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और दहाड़ कर बोला कि जो राजा पर भाला उठाएगा उसे वहीं काट दिया जाएगा। ये आवाज ऐसी थी कि असमंजस वाले सैनिकों के भीतर दबा डर जाग उठा। अर्जुन ने इस उलझन को देखा और एक पल के लिए उसने वही किया जो वो हमेशा करता था, अपने शरीर को आगे कर दिया। वो राजा की तरफ बढ़ा, रानी के भी आगे, और अपनी तलवार जमीन में गाड़कर बोला कि जो राजा तक पहुंचना चाहता है उसे पहले उसके ऊपर से गुजरना होगा। प्रधान सलाहकार ने क्रोध में कहा कि ये नाटक बंद करो। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि अर्जुन को मार दो। 2 सैनिक अर्जुन पर टूटे। अर्जुन ने एक को गिराया पर दूसरा उसके घाव पर वार कर बैठा। अर्जुन की सांस टूटने लगी, लेकिन वो गिरा नहीं, वो बस एक घुटने पर आ गया। फिर वही मुद्रा, फिर वही पुल। रानी ने नीचे दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर अर्जुन ने उसकी कलाई हल्के से दबाकर कहा कि वो पीछे हट जाए। रानी की आंखों से आंसू निकले पर हाथ नहीं हटा। उसने कहा कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी। अर्जुन ने टूटी आवाज में कहा कि अगर वो पीछे नहीं हटेगी तो वो फिर वही गलती करेगी, मोह को युद्ध में ले आएगी। रानी ने कहा कि अब ये मोह नहीं, ये न्याय है, और न्याय में कोई अकेला नहीं मरता। ये कहते हुए उसने महल की ओर ऊंची आवाज में पुकारा कि जो सैनिक वफादार है वे आगे आएं। उसकी आवाज में डर नहीं था, और जब नेता की आवाज में डर नहीं होता तो कायरों के भीतर भी एक छोटी सी हिम्मत जन्म लेती है। कई सैनिक जो अब तक भाले ताने खड़े थे, धीरे धीरे पीछे हटे। उन्होंने अपनी भालों की नोक नीचे की। कुछ ने तो अपने सरदारों की तरफ ही मोड़ दी। प्रधान सलाहकार ने देखा कि उसकी पंक्ति टूट रही है। उसने तभी राजा को मारने की कोशिश की, जैसे खेल को एक ही वार में खत्म कर दे। लेकिन राजा के पुराने सेनानायक ने तलवार से उसका वार रोक दिया। दोनों की तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं, चौक में चीखें उठीं। ऊपर बालकनियों पर लोग हाथों से मुंह ढककर देख रहे थे। प्रधान सलाहकार ने समझ लिया कि भीतर उसका खेल अब लंबा नहीं चल सकता। उसने बाहर वाले दूतों की ओर संकेत किया, मानो कह रहा हो कि अब प्रवेश कराओ। बाहर से धमाके की आवाज आई। महल का बाहरी फाटक किसी भारी चीज से टकराया। ये पड़ोसी सैनिकों का धक्का था। राजा ने घबराकर कहा कि अगर बाहर की सेना घुस आई तो भीतर का सब युद्ध बेकार हो जाएगा। रानी ने कहा कि बाहर की सेना को रोकना होगा, और वो रोक सिर्फ महल के भीतर से नहीं, शहर के भीतर से आएगी। उसने तुरंत आदेश दिया कि शहर के प्रमुख द्वारों पर नगाड़े बजें और जनता को बुलाया जाए। राजा ने पल भर को कहा कि जनता को लड़ाई में मत घसीटो। रानी ने कहा कि जनता को लड़ाई में नहीं, रक्षा में बुलाया जा रहा है। ये उनकी जमीन है, उनका घर है, और जिस घर पर बाहर का आदमी धावा बोले, वहां घर वाले हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। राजा ने चुपचाप सिर हिला दिया। शायद पहली बार उसने अपनी रानी की समझ को पूरी तरह स्वीकारा। महल के बाहर से फिर धक्का आया। फाटक चरचराया। प्रधान सलाहकार ने मौका देखकर पीछे हटना शुरू किया। उसने अपने कुछ गद्दारों को कहा कि वो बाहर निकलकर दूतों के साथ मिल जाएगा, लेकिन रानी ने ये देख लिया। उसने गुप्त प्रहरी को आदेश दिया कि सलाहकार को जीवित पकड़ना है। मरा हुआ आदमी सिर्फ कहानी देता है, जीवित आदमी सबूत देता है। गुप्त प्रहरी दौड़े। प्रधान सलाहकार तेजी से भागा, गलियारों में घुसा और मुहर खाने की तरफ मुड़ गया, वही जगह जहां से ये सारा जहर निकला था। वो शायद वहां छुपे दस्तावेज लेने जा रहा था या उन्हें जलाने। रानी भी पीछे दौड़ी, उसके पीछे 2 प्रहरी और अर्जुन उठना चाहता था, पर उसके घाव ने उसे पकड़ लिया। उसने राजा की तरफ देखा और कहा कि वो रानी को अकेला न जाने दे। राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिकों को भेजा। उधर चौक में सेनानायक और गद्दारों की भिड़ंत चलती रही। हर पल महल 2 हिस्सों में था, एक हिस्से में तलवारें, दूसरे में भागती साजिश। मुहर खाने के गलियारे में रोशनी कम थी। दीवारों पर तांबे की अलमारियां थीं, जहां राज आदेशों के दस्तावेज बंद रहते। प्रधान सलाहकार वहां पहुंचा तो उसने जल्दी जल्दी कुछ चर्म पत्र निकाले। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें तेज थीं। रानी ने पीछे से कहा कि अब भागने का रास्ता बंद है। सलाहकार ने मुड़कर कहा कि महारानी, आपने बहुत देर कर दी। उसने हाथ में मशाल उठाकर दस्तावेजों पर डाल दी। आग ने कागज को चाटा।
रानी ने आगे बढ़कर मशाल गिराने की कोशिश की, पर सलाहकार ने तलवार उठाकर उसे रोक दिया। रानी के साथ आया प्रहरी आगे आया और दोनों में वार होने लगे। रानी ने जलते दस्तावेजों में से एक को झपट कर खींचा। कागज की किनारी जल रही थी, पर उस पर कुछ नाम साफ दिख रहे थे। पड़ोसी राज्य के युवराज का नाम, कुछ व्यापारी संघों के हस्ताक्षर और महल के भीतर के 2-3 बड़े मंत्रियों की मुहर। रानी की आंखों के सामने अचानक पूरा चित्र खिंच गया। ये विद्रोह सिर्फ सत्ता लालच नहीं, व्यापार की लूट थी। राज्य को धीरे धीरे गिरवी रखकर कुछ लोग अमीर बनना चाहते थे और पड़ोसी राज्य उस गिरवी को हथियाना चाहता था। रानी ने कागज को अपने आंचल में दबाया ताकि आग फैल न जाए। उसने दांत भींचकर कहा कि अब वो सबूत बच गया है। प्रधान सलाहकार ने यह देखा तो उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। उसने रानी पर सीधा वार किया। रानी पीछे हटती, लेकिन वो कोई प्रशिक्षित योद्धा नहीं थी। उसकी रक्षा सिर्फ उसकी सतर्कता थी। उसी क्षण एक वफादार प्रहरी ने सामने आकर वार झेला और गिर गया। रानी चीखी। सलाहकार ने कहा कि देखिए, आपकी जिद में लोग मर रहे हैं। रानी ने कहा कि लोग आपकी लालच में मर रहे थे, आज नहीं मरेंगे। वो पीछे की अलमारी की तरफ सरकी, जहां भारी लोहे की कुंडी थी। उसने कुंडी झटके से गिराई और मोहर खाने का अंदरूनी दरवाजा बंद कर दिया। सलाहकार भीतर रह गया, रानी भी भीतर। ये खुद को भी बंद करना था ताकि भागता हुआ आदमी बाहर न निकल सके। बाहर से प्रहरी कुंडी पर हाथ मार रहे थे, लेकिन भीतर तलवार की चमक थी। रानी ने महसूस किया कि वो फंस गई है, पर उसके पास अब डरने का समय नहीं था। सलाहकार ने कहा कि महारानी, आप रानी थीं, रह सकती थीं, आपने खुद को युद्ध में धकेल दिया। रानी ने कहा कि उसने खुद को नहीं, सच्चाई को बचाया है। सलाहकार ने हंसकर कहा कि सच्चाई तो कागज है, उसे जला दो। रानी ने आंचल में छुपे कागज को कसकर पकड़कर कहा कि कागज नहीं, नाम जलते हैं, और अब वो नाम नहीं जलेंगे। वहीं बाहर फाटक टूटने की कगार पर था। शहर से नगाड़ों की आवाज उठने लगी। लोग मशाले लेकर दौड़े। महल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। किसी ने कहा कि राजा पर हमला है, किसी ने कहा कि बाहर की सेना घुस रही है। जनता का शोर बढ़ा तो दूतों की सेना ठिठकी। उन्हें लगा कि ये आसान प्रवेश नहीं होगा, ये शहर उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। राजा के सेना नायक ने मौका देखकर बाहरी फाटक के ऊपर से तीरों की बौछार करवाई। दूतों की अग्रिम पंक्ति पीछे हटी। युद्ध एक सांस के लिए रुका, जैसे दोनों तरफ के लोग समझना चाहते हों कि अब किसकी हिम्मत टिकेगी। और उसी पल भीतर मोहर खाने में प्रधान सलाहकार ने रानी पर आखिरी हमला किया। रानी पीछे हटते हुए फिसली, क्योंकि फर्श पर जला तेल फैल गया था। सलाहकार ने तलवार उठाई, एक वार और खेल खत्म। लेकिन दरवाजा अचानक टूटकर खुला। अर्जुन भीतर आ गया था, लड़खड़ाता, खून बहाता, पर आंखों में वही दीवार। उसके पीछे 2 सैनिक थे। अर्जुन ने बिना समय गवाए सलाहकार की तलवार पर वार किया। तलवारें टकराईं। सलाहकार चिल्लाया कि यह आदमी मरता क्यों नहीं। अर्जुन ने कहा कि कुछ लोग मरने से पहले अपने राज्य को जिंदा कर जाते हैं। लड़ाई छोटी थी। अर्जुन की ताकत कम थी, लेकिन उसकी तकनीक साफ। सलाहकार की ताकत ज्यादा थी, पर उसका मन बिखरा। अर्जुन ने एक चाल में उसकी कलाई पर वार किया, तलवार छूट गई। सलाहकार पीछे हटकर भागना चाहता था, पर रानी ने उसके पैरों के सामने गिरा एक भारी पीतल का दीपक लुढ़का दिया। सलाहकार ठोकर खाकर गिरा। उसी पल सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वो चीखता रहा कि ये सब राजनीति है, भावनाओं का खेल नहीं। रानी ने कहा कि राजनीति भी इंसानों के लिए होती है, जानवरों के लिए नहीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उसके घाव ने अचानक अपना हिसाब मांग लिया। वो घुटनों के बल गिर गया। रानी ने उसे थाम लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार डर से नहीं, थकान से। उसने अर्जुन से कहा कि अब बस, अब उसे लड़ना नहीं है। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा कि अगर बाहर का फाटक बच गया तो वो मान लेगा कि उसकी लड़ाई खत्म हुई। रानी ने आंचल से कागज निकालकर कहा कि सबूत बच गया है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, मानो उसे यही सुनना था। उसी समय बाहर खबर आई कि जनता और राजा के वफादारों ने मिलकर दूतों की सेना को पीछे धकेल दिया है। दूतों ने समझ लिया कि अब ये मदद नहीं, जंग बन जाएगी, और बिना तैयारी वे फंसेंगे। वे पीछे हट गए, पर जाते जाते धमकी छोड़ गए कि ये अपमान वे भूलेंगे नहीं। राजा ने चौक में खड़े होकर जनता को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आज राज्य बचा है, क्योंकि राज्य के भीतर भी वफादारी बची थी। फिर उसने आदेश दिया कि प्रधान सलाहकार को बंदी गृह में डाला जाए और जिन मंत्रियों के नाम दस्तावेज में है उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। पहली बार महल की दीवारों ने साफ साफ सुना कि गद्दारी का हिसाब होगा। भोर होने लगी। आसमान में नीला रंग हल्का था। महल के गलियारों में रात की गर्मी अब धुंधली पड़ रही थी। राजा आनंद वर्मा
वैद्य कक्ष में आए जहां अर्जुन लेटा था। राजा ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि उसने राज्य को दूसरी बार बचाया है, पहली बार पुल पर, दूसरी बार महल में। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा कि उसने राज्य नहीं, वचन बचाया है। राजा ने रानी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब शक नहीं, एक कठोर समझ थी। उन्होंने रानी से कहा कि उसका मोह अगर सिर्फ अपने लिए होता तो आज राज्य टूट जाता, लेकिन उसने उसे राज्य के लिए भी मोड़ा, इसलिए आज वो रानी कहलाने लायक खड़ी है। रानी ने पहली बार सिर उठाकर कहा कि वो अर्जुन के लिए न्याय चाहती है। राजा ने पूछा कि कैसा न्याय? रानी ने कहा कि अर्जुन को उसके घावों के साथ सिर्फ स्मारक नहीं चाहिए, उसे सम्मान के साथ जीवन चाहिए। और अगर राज्य उसे वापस चाहता है तो उसे सिर्फ सैनिक नहीं, सेना का स्तंभ बनाकर रखा जाए। राजा ने कहा कि अर्जुन की उम्र अभी कम है और ऐसे घाव उसे लंबे समय तक लड़ने नहीं देंगे। रानी ने कहा कि लड़ाई तलवार से ही नहीं होती, सत्य की लड़ाई सलाह से भी होती है, प्रशिक्षण से भी। राजा ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि अर्जुन को राज सेना का वरिष्ठ प्रशिक्षक बनाया जाएगा, ताकि उसकी हिम्मत अब दूसरों में उतर सके। अर्जुन ने यह सुनकर कमजोर आवाज में कहा कि वो किसी पद के लिए नहीं, बस इसलिए जीवित रहा ताकि ये षड्यंत्र उजागर हो। राजा ने कहा कि यही तो सबसे बड़ा पद है, राज्य के भरोसे का। रानी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा कि अब वो उसे धुएं में नहीं खोने देगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस धीमी थी, पर इस बार उसमें एक हल्का सा ठहराव था, जैसे नदी के पानी में आखिरकार किनारा दिख जाए। पर कथा का असली सवाल अभी भी हवा में था, बेताल की तरह उल्टा लटका हुआ। राजा ने बाद में अकेले में रानी से कहा कि दरबार की आंखें अभी शांत नहीं होंगी। रानी ने कहा कि उसे परवाह नहीं। राजा ने कहा कि उसे परवाह होनी चाहिए, क्योंकि रानी का नाम राज्य की मोहर है। रानी ने कहा कि वो मोहर अब झूठ पर नहीं लगेगी। राजा ने थके हुए स्वर में पूछा कि फिर उनके रिश्ते का क्या होगा? रानी ने कहा कि वो रिश्ते को सम्मान देगी, लेकिन वो अपने मन के सच को मार कर नहीं जिएगी। राजा ने गहरी सांस ली। ये सांस हार की नहीं थी, ये किसी बूढ़े राजा की स्वीकृति थी कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं, समय के हाथ में होती हैं। उधर बेताल की हंसी फिर से विक्रम के कानों में लौटी। वो बोला, राजन देखो, रानी ने मोह से कदम बढ़ाया, पर राज्य बचाने के लिए उसी मोह को हथियार बनाया। अर्जुन ने बलिदान दिया, पर फिर भी जीवित रहकर सच्चाई उजागर की। राजा ने न्याय किया, पर अपने मन के घाव को कैसे भरेगा? अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूं, और ध्यान रहे राजा, अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने कहा कि यदि रानी मृणालिनी का प्रारंभिक मोह व्यक्तिगत था, पर अंत में वही मोह राज्य रक्षा का कारण बना, तो क्या उसे अपराध की तरह देखा जाए या परिवर्तन की तरह? यदि अर्जुन ने दूसरी बार भी अपनी जान दांव पर लगाकर साजिश रोकी, तो क्या उसका कर्तव्य उसे किसी भी निजी भावना से मुक्त कर देता है, या यही निजी भावना उसे महान बनाती है? और राजा आनंद वर्मा, जिसने रानी को दंडित नहीं किया बल्कि उसकी भूमिका को स्वीकार किया, क्या वो न्याय कर रहा था या अपने वृद्ध मन की हार को नीति का नाम दे रहा था? रानी का मोह आखिर अपराध ठहरा या वही शक्ति बनी जिसने राज्य को बचाया? अर्जुन का भयानक बलिदान कर्तव्य की जीत थी या किसी दबे हुए प्रेम का सच? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, राजा का निर्णय और साधु का छुपा अभिशाप। विक्रम बेताल कथा।